हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और सारे क्वेश्चन का मैं बिल्कुल विस्तार से डिस्कशन कराने वाला हूं। और मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। बहुत सारे काइंड मन के डाउट होंगे कि सर बिहार आईटीआई का एग्जाम 29 मई को होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया है, क्या आप इसका क्लास डेली ऐसे ही कराते रहेंगे? तो बिल्कुल आपको क्लास ऐसे चलता रहेगा। देखिए, एग्जाम डेट आने के बाद आप इसका तैयारी बेसिक तरह से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ही जरूरी है। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से डेली ऐसे ही क्लास देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है। देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है, कभी कभी परमाणु बम पूछा जाता है और कभी कभी हाइड्रोजन बम पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा परमाणु बम में होगा और कौन सा हाइड्रोजन बम होगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया कि हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम है ये आपको आधारित है नाभिकीय संलयन पर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है ये आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, इसको आपको कैसे पहचानना होगा ये समझिए। ठीक है, जो परमाणु बम होता है आपको याद रखना है कि परमाणु जो बम फटता है वो आपको विखंडित हो जाता है, यानी कि अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको इसके माध्यम से पकड़ना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे बोलेंगे सर एक कोई ट्रिक तो नहीं हुआ। देखिए, कोई ट्रिक नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको याद करना है तो कुछ ऐसे ही करके याद किया जा सकता है, क्योंकि बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कौन सा हाइड्रोजन बम में होगा और कौन सा परमाणु बम में हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बम में आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया काम करती है और परमाणु बम में ये आपको नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? यहाँ पे देखिए, याद रखना है कि आपको न्यूट्रॉन की नहीं न्यूट्रॉनों खोज की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो दोनों अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज आपको पाउली के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज आपको जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन न देकर न्यूट्रॉनो दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। एडरसन ने किसकी खोज की थी? तो एडरसन ने ये आपको पॉजिट्रॉन की खोज किया गया था एडरसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया पोलियो का टीका का खोज किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है बहुत सारे एग्जामों में। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन हेरिसन, जॉन ई सॉल्क या फिर जे थॉमसन या फिर जेड जॉनसन। देखिए, इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें कि आखिरकार पोलियो को टीका की खोज किसने किया था। तो पोलियो को टीका की खोज ये आपको जॉन ए सॉल्क के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और हम लोग बात करें जे थॉमसन ने किसकी खोज किया था। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, और जो जेड जॉनसन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेड जॉनसन किसके आविष्कारक हैं? ये आपको सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है, तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक जो है ये आपको जॉर्ज जॉनसन है। और जब आपको दूरबीन की आविष्कार की बात की जाए तो उसमें आपको गैलीलियो पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी और जो दूरबीन है बहुत सारे काइंड कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि
क्या सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ये आपको जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर न्यूट्रॉन। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये सबसे जो ज़्यादा वेदन क्षमता अधिक होती है ये होती है गामा किरण की, ठीक है। और सबसे कम होती है अल्फा किरण की, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपको गामा किरण की और सबसे जो कम होता है ये होता है अल्फा किरण की, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम की जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट और न्यूटन। तो जो सोलर सिस्टम का खोज किया गया था ये आपको कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। केपलर क्या किए थे? ग्रहों के नियम देते हैं केपलर और न्यूटन ने, तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि फिजिक्स में बहुत सारा यहाँ पे काम किया है। और आर्यभट्ट जो कि बिहार से संबंधित है, ये भी इन्होंने यहाँ पे शून्य और जीरो की खोज किया था इनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनेम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय या फिर ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है ये आपको है डॉपलर प्रभाव से संबंधित। अब बहुत सारे कैंडिडेट अगर फिजिक्स अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे तो उनको समझ नहीं है कि आखिर डॉपलर प्रभाव क्या होता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव का मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो कोई ट्रेन आती है, तो जैसे ट्रेन हमारे पास आती है तो उसका जो आवाज़ है बहुत तेज़ी से सुनाई देता है, और जैसे जैसे वो दूर जाती है उसका आवाज़ धीमे धीमे हमको कम सुनाई देता है। इसका एग्जाम्पल है एक इसका डॉपलर प्रभाव का, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से बिग बैंग थ्योरी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो मैंने अभी बताया कि गामा किरण की जो वेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि गामा किरण की खोज ने किसने किया था? रदरफोर्ड, पाल बिलियर्ड, रोटेंजन या फिर बैकलूर। तो जो गामा किरण की खोज किया गया था ये आपको पाल बिलियर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पे बैकलूर ने किसकी खोज की थी? ये आपको रेडियो धर्मिता की खोज आपको बैकलूर के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे रोन्टोजन ने ये आपको किसकी खोज की थी ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? देखिए आज के जो क्वेश्चन है खोज से संबंधित या फिर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन इसमें लिया हुआ है, ठीक है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बैकलूर, रोटेंजन या फिर मैरी क्यूरी। तो ये जो आपको पोलोनियम की खोज किया गया था ये आपको मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है ये आपको बताना है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या फिर ऑटोमीटर। तो देखिए मैं चारों ऑप्शन को यहाँ पे पूरे डिटेल में समझाता हूँ कि आखिरकार इससे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें होते हैं कि हाइग्रोमीटर होगा या फिर हाइड्रोमीटर होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर देखिए यहाँ पे ग और ड का फर्क है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो कैसे हमको पहचानना होगा कौन सा क्या होगा? तो देखिए जब भी आपको हाइड्रो होगा, जैसे कि यहाँ पे जब डी होगा, यहाँ पे जो ड दिया गया है यहाँ पे जब ड होगा ये आपको घनत्व होगा। कैसे आपको पहचानना है? डी फॉर डेंसिटी यानी कि घनत्व, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। और इसको याद करने के लिए हमको कैसे याद करना होगा? देखिए जो डी होता है डी फॉर डेंसिटी यानी कि घनत्व, और यहाँ अपेक्षिक घनत्व की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक।
यहाँ पे ड नहीं रहेगा, ग रहेगा, ठीक है। जब आर्द्रता की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं, और जब अपेक्षिक घनत्व की बात की जाए तो हम लोग हाइड्रो यानी कि डी फॉर डेंसिटी यानी घनत्व को मापते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। रेन गेज से हम लोग क्या मापते हैं, जो बारिश होती है उसको हम लोग मापते हैं। और ऑटोमीटर से क्या मापते हैं, जो वाहन की गति होती है, सॉरी वाहन की जो दूरी होती है उसे हम लोग ऑटोमीटर के माध्यम से मापते हैं, ठीक है। देखिए दूरी और गति में भी आपको बहुत सारे काइंड ऑफ कन्फ्यूजन होगा कि किसके माध्यम से हम दूरी मापते हैं और किसके माध्यम से गति मापते हैं। तो देखिए जो ऑटोमीटर है इसके माध्यम से हम लोग दूरी मापते हैं, और जब स्पीड की बात किया जाए वाहन की स्पीड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, और स्पीडोमीटर से हम लोग गति मापते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, और आप सभी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन को बनाना आना बहुत ही ज़रूरी है, याद होना बहुत ही ज़रूरी है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है वास्तविक और उल्टा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, गाइरोस्कोप, सेक्सटेंट या फिर स्टेथोस्कोप या फिर एस्ट्रोस्कोप। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल आप अपने दैनिक जीवन से दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने कान में लगाकर हम लोग अपने भाषा में आला बोलते हैं, जो कि यहाँ पे छाती पर रखकर चेक किया जाता है। तो हृदय की गति जो कि इसको सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको देखे होंगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो ये कान में लगाकर चेक ऐसे करके किया जाता है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे एसी से डीसी में कन्फ्यूजन में होंगे, एसी या फिर डीसी होगा या फिर डीसी से एसी होगा, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन में होंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें कोई आंसर नहीं होगा, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि एसी वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग डीसी से एसी में बदलना होता है इसे हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एसी से डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का, और डीसी को एसी में बदलने के लिए यहाँ पे इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, डीडीटी की खोज किसने किया था, डीडीटी की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो डीडीटी की खोज ये आपको डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ सी ऑप्शन क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। कल्पना चावला कौन थी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, तो कल्पना चावला जो थे ये आपको अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, करनाल, इज्जतनगर, कोलकाता या फिर पटना। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था करनाल में, और करनाल कहाँ स्थित है, तो करनाल ये आपको हरियाणा राज्य में स्थित है। और करनाल आपको याद रखना है कि दूध के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि जो डेयरी अनुष्ठान है ये आपको करनाल में ही स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कल्पना चावला कौन थी, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, जिनका जन्म ये आपको करनाल में हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना बात बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को हम लोग कैसे याद करते हैं, इसका सिंपल सा ट्रिक क्या होता है इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था, 1952, 1972, 1913 या फिर 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जब आपको कोई भी जो ईयर होता है, कोई भी सन होता है, तो देखिए एक सन में बहुत सारे कार्य हुए होते हैं। जैसे कि 1954 की बात करें तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि 1954 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी, जो पुरस्कार दिया जाता है भारत का
सर्वोच्चतम पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये भी आपको 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है इसका भी शुरुआत आपको 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए ऐसे करके जब आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है साइंस का, लेकिन हमने यहाँ पे जीके का पार्ट क्यों बताया, पार्ट हमने इसको इसलिए बताया क्योंकि देखिए जब ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन से माध्यम से जो दूसरे क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और रिवीजन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे कि 1954 की बात आई तो हमने बताया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुआ था। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत रत्न की शुरुआत या फिर पद्म पुरस्कार की शुरुआत ये भी आपको 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे करके क्वेश्चन याद रखेंगे तो फिर आपको याद करने में या फिर आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। धोवन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसका जो सूत्र होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बिना बुझा चुना का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपको जो आज का वीडियो है बहुत ही यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसको जरूर शेयर करना है, क्योंकि अगर इस वीडियो के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपका 50 में से 40-35 सही नहीं होता है तो आप समझिएगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा नहीं है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि बिना बुझा चुना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अनबुझा या फिर बुझा चुना में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो बिना बुझा चुना है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है CO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर यहीं क्वेश्चन पूछा जाता कि बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जैसे कि यहाँ बिना बुझा चूना दिया गया, हम लोग इसको बिना हटाए थे और क्वेश्चन पूछा जाता कि बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसका सूत्र होता है Ca और OH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इसे हम लोग यहाँ पे अनबुझा चूना या फिर बिना बुझा चूना कहते हैं, और इससे जो हम लोग कहते हैं ये हम लोग बुझा चूना कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अशु गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशु गैस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट या फिर क्लोरो एसीटोफिनॉन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इसका रासायनिक सूत्र होता है अशु गैस का ये होता है क्लोरो एसीटोफिनॉन, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और अभी अभी मैंने बताया कि जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा इस बार लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे संकेत दिए गए हैं संकेत किसके किसके हैं, यानी कि AU किसका संकेत होता है, तो AU संकेत होता है सोना का, जो कि आपको याद रखना है। AG किसका संकेत होता है, ये होता है चांदी का। CU किसका संकेत होता है, ये होता है कॉपर का। और Fe किसका संकेत होता है, ये होता है लोहा का। देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगा होगा कि सर इस सब हमको मालूम है, आप क्यों बता रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको भी संकेत नहीं मालूम है, और मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1 से लगाकर 20 तक आपको परमाणु संख्या, परमाणु भर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि सोना, चांदी, कॉपर और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा है, ठीक है। तो सबसे अधिक तन्य ये आपको सोना हो जाएगा, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से बता दूं कि अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, अगर यहाँ पे सोना नहीं दिया जाता और पूछा जाता कि AG, कॉपर और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता, तो उस समय हम लोग AG पर क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे सोना दिया गया है तो सबसे जो अधिक तन्य होता है ये आपको सोना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है सिंदूर, जिसे हम लोग भाखड़ा कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सिंदूर का आपको रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक नाम आपको बताना है। जो कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र या फिर नाम होता है ये होता है एजियस, जो कि यहाँ से
HGS, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या फिर यूरेनियम। तो जो सबसे भारी धातु है ये है आपको यूरेनियम, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि कभी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो ये आपको तांबा धातु का उपयोग किया गया था, ठीक है। और आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम का उपयोग हम लोग हवाई जहाज़ के बनाने में भी करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हवाई जहाज़ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मेंडल ने, न्यूलैंड्स ने, डार्विन ने या फिर डोवरिनर ने। तो जो आपको तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था ये आपको डोवरिनर के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। आपको याद रखना है आवर्त सारणी से संबंधित कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज आपको मोसले के द्वारा किया गया था। और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ अगर क्वेश्चन यही पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, ये आपको मेंडल ने किया था, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो ये आपको मोसले के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे कैंड को, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा ये होगा परमाणु या फिर अणु में, यानी कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे कैंड यहाँ पे कन्फ्यूजन में होंगे कि आखिरकार इसका जो राइट आंसर होगा परमाणु होगा या फिर अणु होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसको कैसे समझना है, ठीक है। तो देखिए यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है ये आपको अणु होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक तत्व का सबसे छोटा संभावित अणु कौन सा है, तो उस समय आपको परमाणु हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि रासायनिक यौगिक, ठीक है, यहाँ से यौगिक याद रखना है, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है और तत्व का सबसे छोटा कण ये आपको परमाणु होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं परमाणु और अणु में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और गलत मारकर चले जाते हैं। तो आपको गलत नहीं मारना है, आपको याद रखना है कि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है और तत्व का सबसे छोटा कण ये आपको परमाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। जो मनुष्य का समान रक्तचाप होता है कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रक्तचाप क्या होता है? तो रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं बढ़ जाता है उसे हम लोग रक्तचाप कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। देखिए इसको एग्जैक्ट याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा सर एग्जैक्ट कौन याद रखेगा, या फिर एग्जैक्ट थोड़े पूछा जाता होगा एग्जाम में, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में एग्जैक्ट भी पूछा जाएगा कि आखिरकार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये सब आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 0.03, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो आपको याद रखना है कि जो मौसमी घटना यानी कि जो बादल होता है, जो बारिश होती है, ये किस मंडल में घटता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो निचली परत है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और क्षोभ मंडल में ही ये सब आपको क्या होती हैं, घटनाएं घटती हैं, जो कि आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल में ही सारे जो बादल होते हैं या फिर बारिश होती है सब क्षोभ मंडल के माध्यम से ही होते हैं, यानी कि ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होते हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, नेक्स्ट वायु क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, वायु क्या है। तो आपको याद रखना है कि वायु क्या है, ठोस द्रव या फिर गैसों का मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूजन में होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ठोस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर द्रव पर क्लिक करेंगे, या फिर बहुत
कैंडिडेट का मानना होगा एक गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि ये जो है तत्व है यौगिक है, गैसों का मिश्रण, ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तत्व का सूत्र कैसे याद करना है और यौगिक को कैसे पहचानना है। तो मैंने आपको बताया था कि तत्व का परमाणु जो संकेत होता है उसका संकेत सिंगल आयरन होता है, यौगिक का किसी के साथ होता है, और जो मिश्रण होता है उसे हम लोग किसी सूत्र के माध्यम से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गैसों का मिश्रण। वायु का कोई सूत्र नहीं होता है, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे। और जैसे हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है वायु क्या है, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि जल क्या है, जल यानी कि H2O क्या है, अब आप इसका राइट आंसर बताइए कि H2O क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि वायु क्या है, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि H2O क्या है, तो H2O एक आपको गैसों का मिश्रण नहीं है, ये H2O एक यौगिक है। मैंने आपको बताया था कि किसी का जो फॉर्मूला है किसी के साथ आता है, जैसे कि देखिए आप H2O के साथ है कि ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए एक यौगिक है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिरकार आपको यौगिक कैसे पहचाना है और यहाँ पे गैसों के मिश्रण को कैसे पहचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर मंगल को। तो नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो शुक्र को हम लोग सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, तो इसे हम यहाँ शुक्र कहते हैं। और यहाँ पे जो मंगल ग्रह है, मंगल को हम लोग किसे कहते हैं, तो मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा। एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये आपको काला दिखाई देता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर, आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो आपको बताना है कि इसका जो डायरेक्शन है किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का अक्ष है जो घूर्णन करती है, ये आपको पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे पूर्व से पश्चिम में क्लिक करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूँ कि कल ही यानी कि कल 1 मई 2022 को मैंने जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है मैंने साइबर एजुकेशन के नाम से बनाया हुआ है, मैंने उस ग्रुप में इसका पीडीएफ या फिर इमेज सेंड किया था, जो कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक है कि कौन सा मात्रक किसका है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, दूरी के मात्रक क्या होता है, मैंने एक ऐसा इमेज सेंड किया हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया था। तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, न्यूटन, केल्विन, डाइन या फिर डेसिबल। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है ये आपको डाइन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल का एसआई यूनिट आपको न्यूटन होता है, लेकिन अगर यही सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको डाइन पर क्लिक कर देना होगा, जो कि आपको याद रखना है। केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन आपको तापमान का एसआई मात्रक है, और डेसिबल किसका मात्रक है, ये आपको ध्वनि का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, एक बार बराबर कितना होता है। एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से कैंडिडेट यहाँ विभवांतर क्लिक करेंगे, शक्ति क्लिक करेंगे या फिर विभव क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन होते हैं, और यहाँ से आपको याद रखना हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक होता है ये आपको ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा सर ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, बिल्कुल ऊर्जा का मात्रक जो जूल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको ऊर्जा का ही मात्रक है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है,
और आपको विश्वास नहीं होगा तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में जाकर देखिएगा। यहाँ पे 80% ऐसे बच्चे हैं जो कि गलत आंसर किए हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, यहाँ पर आप यूट्यूब के कम्युनिटी में जाकर देखिएगा तो यहाँ पे 80% या फिर 82% ऐसे बच्चे हैं जो कि गलत आंसर किए हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन आपके लिए ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आपका एडमिशन होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है हेनरी किसकी इकाई है, विद्युत धारिता की, चुंबकीय क्षेत्र की, प्रेरकत्व की या फिर प्रतिरोध की। तो जो आपको हेनरी इकाई है ये आपको प्रेरकत्व की ये इकाई है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। मैंने बताया था कि प्रतिरोध किसका मात्रक है, ये आपको ओम का एसआई मात्रक है। विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है क्या होता है, ये आपको फ्राइडे होता है, जो कि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये जो NaCl है ये क्या है, इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका जो व्यापारिक नाम है नमक। जो हम लोग नमक खाते हैं इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का ये सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरणों को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य की किरण जो इसके माध्यम से मापा जाता है उस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्टियोमीटर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए उसके बारे में बता दूं। तो जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब आपको ये बैरोमीटर से मापा जाता है। किस्कोग्राफ क्या होता है, किस्कोग्राफ क्या होता है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया अदिश राशि कौन है। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि अदिश राशि कौन है, ऊर्जा, संवेग, बल आघूर्ण या फिर त्वरण। तो जो अदिश राशि है ये आपको ऊर्जा है। और मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि ऊर्जा कोई भी हो, यहाँ पे जैसे कि ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा होते हैं, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा कोई भी हो वो आपको अदिश ही होगा। इसका सिंपल सा ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। संवेग, त्वरण और बल आघूर्ण ये सारे जो हैं ये आपको सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक एवोगाड्रो संख्या या फिर एवोगाड्रो संख्या बराबर होता कितना है, ये आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन बिहार IITA के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है किस वर्ष पूछा गया था, शायद 2-3 साल पहले पूछा गया था। लेकिन एक क्वेश्चन बिहार IITA के एग्जाम में पूछा गया था कि एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और आप इसको पावर को भी याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कवर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 22 से 24 से 25 है, जो कि यहाँ पे सिर्फ 23 होता है। और आपको यहाँ पे इस डिजिट को भी बिल्कुल ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक इमेज सेंड किया हुआ है, जो कि इसमें जो मैंने सेंड किया था इसका भी आंसर उसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंड कन्फ्यूजन हो गए, सर हमको इसको याद कैसे करें। तो देखिए आपको याद रखना ही होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। इसको आप बार बार पढ़कर बार बार रिविजन कर कर ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किस में, सभी माध्यम में, यानी कि ठोस में, द्रव में, गैस में। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया सभी माध्यम में। बिल्कुल यहाँ पे सभी माध्यम में जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये आपको उत्पन्न हो सकती है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको निर्वात में जो है ध्वनि तरंग जो यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया पनडुब्बी आधारित है। आपको बताना है कि पनडुब्बी किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के प्रथम नियम, आर्किमिडीज का नियम, पास्कल का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो जो आपको जो पनडुब्बी है ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और मैंने आपको बताया था कि तैरने और डूबने से संबंधित जो भी कार्य होगा वो लगभग आपको सारे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्ट जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लिफ्ट ये आपको पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ई बराबर
MC स्क्वायर को प्रतिपादित किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया और बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किसने किया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर एनरिको फर्मी ने? तो ये आपको किया गया था प्रतिपादक आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, ये आपको बताना है। तो शायद मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया था लेकिन रिपीट हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से आंसर बताना होगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपको न्यूनतम संभव ताप होता है ये आपको -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इससे जो कम तापमान नहीं हो सकता है, इसका सिंपल सा मतलब है। अब इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है 21 डिग्री पर होता है, तो ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जब आपको जल का अधिकतम घनत्व पूछा जाए उस समय, ठीक है। और आपको याद रखना है कि बर्फ़ जो है कितनी डिग्री सेल्सियस पर जमने शुरू हो जाता है, तो ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो बर्फ़ में बदलने लगता है। और पानी जो खौलता है जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं यानी क्वथनांक बोलते हैं, कितनी डिग्री पर पानी ये आपको खोलने लगता है, तो ये आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है खोलने लगता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल या फिर कोई भाग नहीं? तो जो आपको सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे हम लोग किरीट या फिर कोरोना कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, एक संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी या फिर चतुर्थ संयोजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ संयोजी होगा। और इसका राइट आंसर इसका चतुर्थ संयोग किस लिए होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में ही कि जो धातु हैं इसके जो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको 1, 2 या फिर 3 होते हैं। जो धातु होते हैं उनके तत्व में जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं या फिर जो बाहरी तत्व होते हैं ये आपको 1, 2, 3 होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है जो आपको अर्धचालक होते हैं उनके जो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, इसीलिए यहाँ से चतुर्थ संयोजी हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है? प्रकाश के, ध्वनि के, विमान के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कि जो मैक नंबर है, मैक संख्या है, इसकी ये आपको वायुयान या फिर विमान की चाल निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन से आपको और एक बात याद रखना है कि वायुयान यानी कि जो जहाज़ होती है उसमें हम लोग ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपको याद रखना है, जो कि सारे जो जहाज़ में जो भी घटनाएं होती हैं वो सब रिकॉर्ड करता रहता है। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो ये आपको नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका जो रंग होता है ये आपको नौरंगी कलर का होता है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक बॉक्स का खोज किसने किया था? तो ये आपको डेविड वारेन के द्वारा एक खोज किया गया था, जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया धूप के चश्मे की पावर होती है, जो धूप के चश्मा का हम उपयोग करते हैं उसमें कितने डायोप्टर का पावर होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 3 डायोप्टर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0 डायोप्टर, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर यहाँ पे 0 डायोप्टर किस लिए होगा? तो देखिए 0 डायोप्टर इसका राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि धूप के चश्मे में कोई हम लोग पावर नहीं यूज करते हैं, सिर्फ हम लोग बचने के लिए यूज करते हैं। धूप से जो इसका पावर होता है डायोप्टर में होता है वो बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि जो मायोपिया से संबंधित जो नहीं कि जिनको दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। और उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि उसमें जो पावर लगता है वो माइनस में लगता है, ठीक है। और जिन कैंडिडेट को नज़दीक का नहीं दिखाई देता है उनको जो पावर लगता है वो आपको प्लस में लगता है, जिसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया तड़िक चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के या फिर इस्पात के? तो तड़िक चालक ये आपको तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन से आपको एक बात और याद रखना है कि आखिरकार
तड़िक चालक की खोज किसने किया था? तो ये आपको ब्रेंजिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये आपको तड़िक चालक की खोज किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, स्कूटर के आविष्कारक हैं। आपको बताना है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक ये आपको ब्रॉडशॉ हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्ध होती है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन U-235। और आपको याद रखना है ये आपको यूरेनियम का समस्थानिक है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इजी आपको लग सकते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। साथ ही आप ऐसे ही इसकी तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे अकाउंट को लगेगा सर इसका एग्जाम डेट तो पोस्टपोन हो गया है, क्या इसकी हम लोग तैयारी करें या फिर नहीं करें? तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी कीजिए। जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो उस समय तैयारी नहीं होती है, इसलिए आपको पहले से तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।